हेलो व्यूवर्स। आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स 1 पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में 9 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के ए और बी दो पार्ट्स हैं। इस ए पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। इस स्टेटमेंट का प्रूफ हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की हेल्प से करेंगे, जो कि मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इस प्रूफ को बहुत ध्यान से समझते हुए कीजिए। इस बी पार्ट में हमें गिवन लिमिट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 ओवर x की लिमिट निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, वेयर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर डिफाइंड एज। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं। यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। Since h is tending to 0, so 1 over h will tends to infinity। क्योंकि sin x एक बाउंडेड फंक्शन है और इसकी रेंज -1 to 1 होती है। Therefore, when 1 over h tends to infinity, then value of sin 1 over h will fluctuate between -1 and 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, दैट इज। अब हम इस थ्योरम को यूज करके इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। नाउ सपोज देन। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 के लिए दोनों ही फंक्शंस की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है, यानी कि x टेंड्स टू 0 के लिए दोनों ही फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए गिवन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होता है यदि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए इस प्रकार से डिफाइन है। अब हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यूज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए इक्वल है या नहीं। यदि ये वैल्यूज इक्वल आती हैं तो गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। Now, right hand limit, left hand limit and fa all are equal. So, function fx is continuous at x is equal to a. इस क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटीज के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट ऑथर्स ने डिसकंटिन्यूटीज को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, बट द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर जंप डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो पहले हम जंप डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। इन जंप डिसकंटिन्यूटी, right hand limit and left hand limit for a function fx at x is equal to a exist, but they are not equal to each other. Jump discontinuity can be represented as. Now we will define removable discontinuity. In removable discontinuity, right hand limit and left hand limit both exist and equal, but they are not equal to fa. In infinite discontinuity, right hand limit and left hand limit both tends to plus infinity or negative infinity. Now we will define mixed discontinuity. The function f is said to have a mixed discontinuity at x equal to a if either of left hand limit or right hand limit exist. मीन्स मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक ही लिमिट फाइनाइट होगी या एग्जिस्ट करेगी। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है। अब जैसे हमने क्वेश्चन 2 में फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ किया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के ए और बी दो पार्ट्स हैं। इस पार्ट में हमें गिवन फंक्शन y का nth डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है। फंक्शन y में x वेरिएबल है, a, b और m कॉन्स्टेंट्स हैं।
लेकिन a और m नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स होंगे। अगर a और m दोनों में से कोई भी ज़ीरो होगा तो इसका nth डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर a और m को नॉन ज़ीरो कांस्टेंट्स एज्यूम करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get तो फंक्शन y का फर्स्ट डेरिवेटिव am है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल ज़ीरो होता है, इसलिए फंक्शन y के सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ज़ीरो होंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होगा, और n ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी कि y के सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ज़ीरो होंगे। इस पार्ट में दो क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Here we have now multiplying both sides by y power 1 over m we get। अब जैसा कि हम जानते हैं कि here we have अब इस रिजल्ट को अप्लाई करने पर now differentiating with respect to x we get अब दोनों साइड्स में स्क्वायर करने पर अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेबनीज रूल की हेल्प से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब टर्म्स को अरेंज करने पर हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है जिसे हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में u x, y और z का फंक्शन है और हमें u का x, y और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालकर इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल x और स्मॉल y को इन दोनों से रिप्लेस करेंगे। अब हम h और k को इस प्रकार से चूज करेंगे कि नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट h is equal to 2 and k is equal to -1।
अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे को एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल के लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को यूज करेंगे। इसके लिए x sin पावर n-1 x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे।
सॉल्व करने के बाद गिवन इंटीग्रल का रिडक्शन फॉर्मूला इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स वेक्टर्स पर बेस्ड हैं। इस पार्ट में u, v और w x, y और z के फंक्शंस हैं और हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले जल्दी से ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज f is a scalar point function of x, y and z. Now the operator del, जिसे हम नावला भी बोलते हैं, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इस प्रकार से डिफाइंड है। Now gradient of function f is defined as, it should be noted that grade f is a vector function और वेक्टर क्वांटिटी। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले हम ग्रेड u, ग्रेड v और ग्रेड w को निकालते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन के बाद वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो हमें प्रूफ करना है। इस पार्ट में हमें यह रिजल्ट प्रूफ करना है और यहाँ पर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। अब इस प्रूफ को करने के लिए हम ये दो रिजल्ट्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए डेल क्रॉस वेक्टर a विल बी ए जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर सेकंड रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए डेल डॉट वेक्टर a विल बी जीरो। क्योंकि वेक्टर a एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। Here we have now solution of given differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral। अब पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और इसके लिए यहाँ पर d के प्लेस पर m पुट करके 0 के इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। Now roots are real and equal, so complementary function of given differential equation is। अब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे।
यहाँ पर e पावर 3x को ऑपरेटर से पहले लिखेंगे और d को d+3 से रिप्लेस करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। अब हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सपोज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोकाई के कोऑर्डिनेट्स 0 ± 4 हैं, एसेंट्रिसिटी 4/5 है एंड एक्सेस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एलिप्स की शेप कुछ इस प्रकार से होगी। नाउ इन एलिप्स वी नो दैट। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। Thus the required equation of ellipse is here we have to determine the center and radius of a circumscribed circle of given triangle ABC। हम जानते हैं कि circumscribed circle एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होता है। Now suppose S be the center of the circle with coordinates h and k, and SA, SB and SC are radii of circle। Therefore, अब हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से इनमें से किन्हीं दो को यूज करके x और y में दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ हम फर्स्ट टू को यूज कर रहे हैं। Now solving equations 1 and 2, we get, therefore center of circle is and radius of circle is